नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में आपका स्वागत है। 11 अगस्त पूरा विपक्ष एक साथ 300 सांसद, 240 वाले मोदी के सामने 300 सांसद, उस 240 से 60 ज्यादा ज्ञानेश कुमार की दफ्तर की ओर 11 अगस्त को कूच करते हैं। पुलिस बसों में ठूसती है, ले जाकर के थाने में बिठा देती है। ज्ञानेश कुमार और मोदी का इकोसिस्टम निश्चिंत हो जाता है। उन्हें लगता है कि 11 साल से जैसे विपक्ष बरसाती मेढक जैसे 2-4 बार टर टर करता है और फिर गायब हो जाता है, वैसे ही ये एक दिन का जोश खरोश था, बस शांत हो गया। लेकिन 12 अगस्त ने ये तय कर दिया है कि इस बार लड़ाई आर पार की। अपोजिशन एक दिन के लिए या 1 घंटे के लिए सिर्फ प्रदर्शन करेगा और घर में बैठ जाएगा, ऐसा इस बार नहीं हो, क्योंकि कभी न कभी किसी न किसी चीज की एक अंतिम हद होती है, लिमिट होती है, वो लिमिट आ चुकी है। कल राहुल को पुलिस ने उठाया, तो आज राहुल की सेना ने बड़ी संख्या में ज्ञानेश कुमार के दफ्तर पर धावा बोल दिया। और इन सारी परिस्थितियों में लगातार जब से राहुल गांधी ने विस्फोटक खुलासा किया है, एटम बम फोड़ा है, तब से मोदी जी कहां है? मोदी साहेब 56 इंच वाले, डंका बजाने वाले, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, मन की बात करने वाले कहां है? देश एक बार उनको भी सुन लेता। देश उनको भी एक बार सुनना चाहिए ना देश को, कि चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष है, पारदर्शी है, चुनाव आयोग हरिश्चंद्र की औलाद है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आता उनका। लेकिन वो गायब है, पूरे फ्रेम से गायब है। मैं आपको विजुअल्स दिखाऊं, लेकिन उससे पहले भाऊ को ले आइए स्क्रीन पर और खबरें दनादन दिखाते हैं। स्वागत है भाऊ। खबरें बहुत है, इसलिए बिल्कुल अब कुछ नहीं बोलूंगा, खबर दिखाऊंगा और आप बोलेंगे उसके बाद। लाइए पहले, सबसे पहले लाइए जरा दिल्ली की सड़कों की तस्वीर दिखा दीजिए। ये तस्वीरें अपने आप में एक कार्यक्रम है। ये दिल्ली में चंद्र दीजिए, और चंद्र दीजिए, हाँ, ये दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के दफ्तर की ओर कूच करते हुए कार्यकर्ता हैं, जो नारा लगा रहे हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी। ये देखिए, ये देखिए, सड़कें बिल्कुल कटी पड़ी है। बहुत कम ऐसा देखा जाता है, और खासकर कांग्रेस में उत्साह सवेरे अब हो गया है। कांग्रेस में सारा उत्साह राहुल गांधी में नजर आता है, और कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस में तो कार्यकर्ता घर में बैठे रहते हैं कि ठीक है यार, हो रहा होगा ना 4 लोग। लेकिन ये देखिए, जहां तक नजर जा रही है कार्यकर्ता भरे हैं। और ये यूथ कांग्रेस, अगर युवा जोश में आ गए तो फिर मुश्किल है मोदी जी के लिए। अगर ये विजुअल पूरे हो गए हों, तो अब जरा ले आइए प्रियंका गांधी को, पहले उदय भानु टिप को। हाँ, ये देखिए, ये देखिए। मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय हाय हाय, मोदी सरकार शेम, मोदी सरकार शेम, मोदी सरकार मोदी सरकार ये पूरे सांसद, पूरी मतलब सदन में, संसद में सांसद, सड़क पर कार्यकर्ता। आज ये डबल अटैक था, डबल अटैक। लेकिन जब मैं हंसा इसलिए था, वो सेम सेम कर रहे थे। अब किसको कर रहे हो? जिसे कोई शर्म नहीं है उसे सेम सेम कर रहे हैं। खैर, उदय भानु चिप जो यूथ कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, वो आज दिखाए कि हाँ, राहुल गांधी का सिलेक्शन शायद इस बार सही है। ये सुनाइए। बीजेपी सरकार कर रही है। चोर वोट की चोरी करने के बाद फिर से सत्ता में बीजेपी आई है, और इनका हर एक नापदंड, हर एक चोरी जो है राहुल जी ने एक्सपोज कर दी है, फैक्ट्स के साथ एक्सपोज कर दी है। और अब लोगों के लिए
इस देश के संविधान ने सबसे बड़ी ताकत वोट ही की तो दी है हमारे देश के लोगों को, और उसको भी अगर बीजेपी छीनना चाहेगी, चोरी करना चाहेगी, तो यूथ कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए अभी 12 बजे यूथ कांग्रेस का हर एक साथी सड़कों में आएगा और इसकी नींव तक हिला देगा। आगे से ये बीजेपी वाले सोचें भी नहीं कि वोट चोरी करना भी कोई चीज होती है। चलिए, ये उत्साह है, उत्साह दिखा कि आएंगे तो वाकई आए, इस बार सड़कों पर आए, नहीं तो अक्सर ये लोग फ्लॉप हो जाते हैं। लाइए प्रियंका को लाइए, बस भाऊ आपके पास आते हैं, जरा लोग सबको सुन ले एक बार। प्रतीक है और मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम, पते, रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। डिम्पल यादव, टाइम वोटर की बात सामने आई है, उनकी देवी जी की टी-शर्ट आज सब लोग फर्स्ट टाइम वोटर ना, और 124 साल की है, बिहार में उनका पंजीकरण हुआ है। जो धांधलियां देखने को मिल रही हैं, अगर अब हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? अगर हम चाह रहे हैं कि देश चले लोकतंत्र से, जहां लोगों के मत की कोई अहमियत हो, तो बहुत ज़रूरी है कि अब इस विषय में ये सरकार संज्ञान ले और साथ ही इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान ले। हम जिस तरीके से सतर्क की घटना सामने आई उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं समझती हूँ ये दर्शाता है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है इस तरह के घटना कराने में, क्योंकि वह नहीं चाहती है कि जो हमारे असुविधाएं हैं, जो मूल देश आज जो दिक्कतों से गुजर रहा है, चाहे आज वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे किसान के, चाहे युवाओं के, चाहे नौकरी के स्टूडेंट्स, चाहे टीचर्स, चाहे हमारी आंगनबाड़ी, लगातार सरकार हर मुकाम पे विफल दिखाई दे रही है आज। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के दो अलग अलग किनारे हैं जो कभी मिल नहीं। अगर हम मुख्यमंत्री जी का हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। अराजकता उपद्रव पर था तो उन्होंने बता दिया कि इतिहास बता देगा, योगी जी पर भी सवाल आएगा। अब राहुल पर आते हैं चर्चा शुरू करने पहले, क्योंकि राहुल इस समय जो है पूरी कमान संभाले हुए है, पूरे कमान अकेले एक आदमी के हाथ में, राहुल गांधी। लाइए जरा सुनाइए। बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स हैं। तो ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं, पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है, और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है, और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। अभी पिक्चर बाकी है, बस यही शुरू करेंगे, अभी पिक्चर बाकी है से। भाऊ क्या है अभी पिक्चर में? अभी तो मुझे लग रहा है क्या बताऊं, पुराने जमाने में तो ट्रेलर हुआ करते थे, आजकल पिक्चरों की रीलें होते हैं। इंस्टाग्राम में एक कोई पिक्चर आने के पहले बहुत सारी रील होती है। अब ये CSIR और चुनाव आयोग की रीलें हर राज्य में पब्लिश हो रही है, हर राज्य से खबरें आ रही है। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर संगठन, हर पत्रकार, जिनको भी लोकतंत्र और संविधान में विश्वास है, वो नई नई खोज निकाल के ला रहा है, और जो भी सुनते हैं तो सर पे हाथ रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद आशीष, चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहिए कांग्रेस ने खासकर, क्योंकि मैंने उस यूथ कांग्रेस का, जब मैं कॉलेज के जमाने में, मुझे याद है, यूथ कांग्रेस का मुझे वो ताकत समझ में आती थी। मैं मध्य प्रदेश में पढ़ता था, इंदौर में, और सुरेश पचौरी तब अध्यक्ष हुआ करते थे यूथ कांग्रेस के। क्या दबदबा था और क्या होल्डिंग था, मतलब अर्जुन सिंह भी थर्राते थे कि कहीं सुरेश पचौरी की भीड़ जो है वो उग्र ना हो जाए। ये यूथ कांग्रेस का एक जमाने में ताकत हुआ करती थी। धीरे धीरे सत्ता में लगातार रहने के बाद जंग लग गया इनको। आज मुझे कॉलेज के दिनों का यूथ कांग्रेस याद आया जब मैंने ये हुजूम देखा। नहीं तो इसके पहले पिछले कुछ सालों में यूथ कांग्रेस का भीड़ जो है वो यूथ कांग्रेस के ऑफिस के ही आसपास दिखती थी।
किसी का जन्मदिन हो, किसी का कुछ हो, तो बस उसी बधाई देने के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगते थे और गाड़ियां होती थी। वो मेरिडियन वाला रोड जो है, तो प्रेस क्लब एक सिरे पे है और मेरिडियन एक सिरे पे है। उसी रायसीना रोड पर ही आपको कुछ देखने को मिलता था कि वही थोड़ी सी भीड़ कि भाई यूथ कांग्रेस है। आज वो कॉलेज के दिनों के दिन याद आ गए। यदि आज यूथ उतरा है तो ये बूस्टर डोज, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि अखिलेश के कूदने से उत्तर प्रदेश में क्या हुआ ये छोड़ दीजिए, लेकिन इंडिया गठबंधन के हर ऑर्गेनाइजेशन यूथ को आग लग गई अंदर से। हाँ। हर आदमी बैरिकेड कूदने के लिए तैयार है और वही आपको दिख रहा है आक्रोश। इसलिए मैंने कहा कि यूथ कांग्रेस यदि जिंदा हो गई तो कांग्रेस के लिए फुट सोल्जर आ गए। कांग्रेस के पास सब कुछ था, फुट सोल्जर ही तो नहीं थे। हाँ। और यदि ये फुट सोल्जर आ जाते हैं तो आने वाली लड़ाई बीजेपी के लिए बहुत संघर्षशील होगी, क्योंकि इतने साल विपक्ष में रहने के बाद बीजेपी के पास और कुछ नहीं था, तो फुट सोल्जर ही थे। अब पिछले 11 साल से उनको लग गया जंग। उनको सिर्फ विपक्ष को गाली देने का और ट्वीट करने का और पामिरियन मीडिया पे जाके वहां पे एंकरों के साथ डायलॉग बाजी करने के सिवा कुछ नहीं। वो भी झूठ। वो भी कई बार भाटी जैसे या आलोक जैसे जब लोग स्पोक्स पर्सन करके बैठते हैं तो उनको उसमें भी नंगा कर देते हैं। हाँ। ये बात अलग है कि एंकर और एंकरनिया जो है वो बोलने नहीं देती। क्या करें? लेकिन आज यूथ कांग्रेस के रश से तो मुझे लगा कि गणेश कुमार को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए, अलग ट्वीट करके राहुल गांधी को, कि आपने मेरे एक ऐसा हाथ मेरा जो जिसको लकवा मार गया था कई सालों से, आज वो ऑपरेटिव होते हुए दिखाई दिया। वो दूसरी बात है कि अब ये लगातार लोगों के मन में, देखिए परसेप्शन बनाने की बात होती है। क्या था करप्शन यूपीए का? मनमोहन सिंह का करप्शन क्या था? 2G, कोल स्कैम, फटा कैम। 10 साल क्या किया मोदी जी ने? भजन किया? क्या हुआ? जितने भ्रष्टाचार की गिनती करके आए आप सत्ता में, उसमें आगे हुआ क्या? वाड्रा को जेल कर देंगे। अरे भाई क्या कर देंगे? अभी चार्जशीट फाइल नहीं हो रही आपकी। आप ही की सरकार ने क्लीन चिट दी 1-2 मामले में। फर्जीवाड़ा कब तक करोगे भाई ईडी से? कहीं ना कहीं तो वो सामने आता है। अब लोग भी थक गए। और क्या है, लोगों के मन में आ जाना चाहिए। मैंने बार बार बोला ना, आप किसी पॉलिटिकल जर्नलिस्ट को मत पूछो, पॉलिटिकल पेन मत पूछो। आज दादरी का एक टैक्सी ड्राइवर, क्योंकि आज मैं हॉस्पिटल में थोड़ा सा वो नाक का एक कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो दिखाने गया था, तो मौलाना आजाद में मैं गया वहां पे, तो मैं टैक्सी करके गया और टैक्सी करके आया। तो जाते समय भी यूपी का टैक्सी ड्राइवर, आते समय भी यूपी का टैक्सी ड्राइवर मिला। वो दादरी में रहता है। जाते समय एक मुस्लिम था, वो कानपुर का रहने वाला था, वो कानपुर के किस्से सुना रहा था। उसी के बीच में आपसे बात होती थी, लोगों से बात होती थी, तो वो इतना तो कान पे आ ही जाता कि कोई पॉलिटिकल बात हो रही है। हाँ। तो मुझे बोला, सब काय के चुनाव और काय का वोट कोई मतलब नहीं रहा, अभी तो चुनाव आयोग ही जीता दे रहा है सबको। ये वो ड्राइवर बोल रहा है, कानपुर का मुस्लिम। चलो वो मुस्लिम है। आते समय आया, वो दादरी का था, हिंदू। उसके फादर अभी सरकार में नौकरी करते, रिटायर्ड हो जाएंगे अगले महीने। वो सारी बातें कर रहा था और बात करते करते बोले, आप पत्रकार है क्या साहब? मैंने हाँ। बोले टीवी पे देखा 1-2 बार मैंने। हाँ मैं हूँ। बोला, ये इलेक्शन कमीशन को बंद नहीं कर सकते क्या, चुनाव आयोग? ये तो यूं ही जितवा रहा है, ये तो चुनाव की कोई मतलब ही नहीं रहा है। क्या कितना गड़बड़ करते हैं साहब ये उसने कहा। मैंने उस दिन आपको एयरपोर्ट पे, नागपुर के एयरपोर्ट पे टैक्सी वाले जो टैक्सी चाहिए क्या, टैक्सी चाहिए क्या, ये बोलने वाले लोग
हाँ, अरे गडकरी तो 4 लाख से जीत जाता है, 3 लाख वोट काट दिए, बताओ ये चुनाव आयोग को हराम कर रहा है। मतलब ये गाली देके लोग बात करते हैं। ये परसेप्शन यदि नीचे चला गया तो फिर आपकी जीत बेईमानी हो जाती है। फिर लोग बदले की भावना से वोटिंग करने आते हैं। वोटिंग टर्नओवर बढ़ता है और लोग फिर देखते हैं कि मेरा वोट कैसा गड़बड़ हो रहा है। ये परसेप्शन यदि लोगों के मन में बना रहे, परसेप्शन नहीं जो फैक्ट है, आजकल झूठ का परसेप्शन बहुत जल्दी फैल जाता है। हम्म, हम्म, मतलब गणपति दूध पीने के लिए पूरे विश्व पिलाने लगा था, बताओ एक दिन के अंदर। गणपति दूध पी रहे, गणपति दूध पी रहे। लेकिन सच्चाई लोगों के गले उतारने में बहुत टाइम लगता है और ये सच्चाई लोगों के अब गले उतर रही है। तो लगातार आपको ये परसेप्शन देना होगा, लगातार ये सच्चाई की एक एक परत रोज खोलनी होगी, संघर्ष करना होगा। सिर्फ बोल के नहीं होता कि चुनाव आयोग ने चोरी करवाई, ये चोरी की सरकार है, वोट चोरी की है। उस वोट चोरी के लिए आपका काम सिर्फ एक्सपोज करके बैठना नहीं, तो फिर ये पत्रकारों का काम हो गया। पत्रकार क्या करते हैं, एक्सपोज करके चुप हो जाते हैं। बाद में ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है भाई उसको इश्यू बनाना। हम थोड़ी रास्ते पे लड़ेंगे, हम थोड़ी कोर्ट जाएंगे। बहुत ज्यादा होगा तो कोई भाषण देके आएंगे। तो ये जो परसेप्शन बनाने के लिए लगातार संघर्ष, ये उसकी कड़ी है। अब मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद वही इलेक्शन कमीशन पे समाजवादी पार्टी धावा बोल देगी, फिर कोई और पार्टी धावा बोल देगी। ये लगातार मामला गर्म करते रहना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं। नहीं तो लोग कहते कि विरोध ही नहीं कर रहे। जो सड़क पर और सदन में संसद में जो हुआ, इसको जरा सुप्रीम कोर्ट तक ले चलते हैं। ये सब जुड़ रहा है, इसीलिए मैंने इसके पहले हाँ, क्योंकि अपने मालूम है कि सत्ता में कितने कुपड़ बैठे हुए हैं और महामूर्खों की तो यदि लिस्ट निकाली जाए तो हमें और कहीं ढूंढना नहीं पड़ता। मेंबरशिप ही एक पार्टी की उठा के देखो तो आपको सब मिल जाता है। तो ये जो कह रहे हैं ना मोदी सरकार शेम शेम, ये नारा बंद करवाना पड़ेगा आपने। इसलिए नहीं कि उनको शेम नहीं आती, इसलिए ये कहना शुरू कर देंगे कि बताओ एक तरफ बोलते मोदी सरकार शेम शेम और सेम सेम वोटर हमने कर दिए यूपी और बिहार में, तो फिर हम कंप्लेंट भी करते हैं। ये सेम को सेम समझेंगे। ये सा वाला जो मेरा ज्ञान है वो ले लेंगे। बोलेगा सेम सेम हो गया भाई, आप ही कह रहे थे कि मोदी सरकार सेम सेम, तो हमने बिहार और वोटर यूपी के वोटर सेम सेम कर दिए। अब विपक्ष की बात मानने वाली सरकार भी आप कहते हो नाकारा है, तो आप बताओ क्या करें। विपक्ष कितना नालायक है। नहीं जरा भाऊ सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी कंक्रीट कुछ भी नहीं आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है, बहस चल रही है। उस बहस की कुछ बातें इस चर्चा में लाना जरूरी है। क्यों लाना जरूरी है? क्योंकि सड़क पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है, सड़क पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है, संसद में सैकड़ों की संख्या में सांसद विरोध कर रहे हैं। और इसी हमारी सुप्रीम अदालत ने, वो चंद्रचूड़ साहब चले गए जो भगवान राम से पूछ के फैसला दिए थे, उस फैसले के वक्त कहा गया था कि जन भावनाओं को भी थोड़ा सा, उस राम मंदिर केस में थोड़ा सा जन भावनाओं को भी ध्यान में रखा था सुप्रीम। आज एक सवाल है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या लोकतंत्र के मंदिर को एक बार से आप सजाने संवारने के लिए, बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए फिर क्या जन भावनाओं का ख्याल रखने का वक्त नहीं है? क्योंकि सदन में वो जब सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है तो आज चुनाव आयोग की बात नहीं करना है। ज्ञानेश कुमार, उतना बेशर्म आदमी सहस्त्राब्दियों में जन्म लेता है। पता है क्या कहा वहां? कहा है क्या कि गलतियां पकड़ी जा रही, खूब गलतियां, भाव गलतियों का गट्ठर है, पुलिंदा है, सिर्फ गलतियां हैं उसमें। मतलब जो है सही खोजने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। तो जब गलतियां सामने आने लगी, आज सबूत रखे गए हैं, तो वकील ने क्या कहा? कहा कि हाँ थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, वो मानवीय भूल है, वो करेक्ट कर लेंगे, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, थोड़ी बहुत गलतियां। अरे क्या एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख, एक विधानसभा में 1 लाख, हाँ ये तो चरित्र बदल देता है कॉन्स्टिट्यूंसी का।
ये नतीजा बदल देते हैं और बदल गया है नतीजा। एक वो लाख फर्जी वोटर ने 32,000 से चुनाव जितवा दिया है। इसका मतलब बीजेपी का उम्मीदवार 60,000 से चुनाव हार रहा था, 60-70,000 से वोट हार रहा था, वो 30,000 से जीत गया 32,000 से, इस 1 लाख के बदौलत। और आप कहते हो छोटी सी गलती है, एक कमरे में 80 आदमी, छोटी गलती है? साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब बदल रहे हो आप। नहीं, बिहार में एक कमरे में एक मकान में 250 मतदाता हैं। बिहार में आप क्या सफाई दोगे? बिहार में हस्बैंड, फादर, एक मतलब अरे एक कुत्ते बिल्ली भी क्या, कुत्ते बिल्ली ट्रम्प साहब, ये कहां से आ गए भाई? ये छोटी मोटी गलतियां हैं। मतलब कोई कल ज्ञानेश कुमार को एक उठा के जूता मारे, बोलेंगे साहब छोटी गलती होगी, पैर से जूता निकल गया था, मान लेंगे ये लोग? या तो छोटी मोटी गलतियां कौन सी, इसको रेखांकित करें, बताए छोटी मोटी गलती कौन सी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो छोटी मोटी गलतियां हैं। तो ये छोटी मोटी नहीं साहब, मोटी मोटी ही गलतियां हैं। छोटी शब्द को नया तरीके से परिभाषित मत करो। छोटी तो आपकी सोच है, संकीर्णता से ग्रस्त है आप, पालकी उठा रहे एक राजनीतिक दल की। और मुझे मतलब गुस्सा उस पे भी आता है, न्यायपालिका पे। कैसे आप ये छोटी मोटी गलतियों की छोटी मोटी बोल दिया और आपने आगे चुप कर लिया? कल आप दाऊद इब्राहिम को भी आप माफ कर दीजिए, अरे साहब छोटी मोटी गलतियां कर दी है, क्या करो, 100-150 मर्डर कर दिया, अब इसमें थोड़ी ना आप नाराज हो जाओ, हो सकता है मानवीय भूल है, कर दो आप माफ। राहुल गांधी ने सिर्फ मोदी इस नाम पे व्यंग कसा, तो इतनी मोटी गलती हो गई कि भाई उनकी मेंबरशिप ही कैंसिल कर दिया आपने, है? बहुत बड़ी मोटी गलती। और आप एक घर में 120, 200, 250 लोग टिकाओ, 1000 लोग इस राज्य से उस राज्य शिफ्ट करो, छोटी गलतियां हैं क्या? मतलब अब निर्लज्ज शब्द को भी अब लज्जा आने लगी है जब ज्ञानेश कुमार के साथ जोड़ते हैं तो। नहीं, इन लोग अपने अपने मतदाता सूची में क्यों नहीं लिख लेते पिता का नाम, फादर? अपने में भी लिख लो, छोटी गलती है, छोटी सी गलती है, फादर हाँ कर लो ना, अपने पासपोर्ट में भी लिख दो। हाँ, पत्नी के मतदाता में पति का नाम लिखवा दो, जो है हस्बैंड। इस पे तो चिढ़ जाएंगे। खैर, हालांकि मैं अभी और ये दिखाना जरूरी है, अभी तो हम चर्चा जहां तक किए हैं, अभी बयान दिखाए, राहुल का एक ट्वीट दिखाना जरूरी है, 24 घंटे में क्या हुआ है। और मैं चाहता हूं अदालत भी ध्यान रखे, छोटी छोटी गलतियों पर बड़े बड़े रिएक्शन हुए हैं, ये इतिहास गवाह है। वोट चोरी के खिलाफ अभियान अब एक विशाल जन आंदोलन बन चुका है। पिछले 24 घंटे पिछले 15 लाख समर्थन सर्टिफिकेट डाउनलोड, ये जो एक पूरी की पूरी वेबसाइट ही बना दी है वोट चोरी वाली, जो है ये देखिए नीचे वोटचोरी.in जो है, इस पर सर्टिफिकेट, समर्थन के लिए सर्टिफिकेट इस पर डाला गया है। 15 लाख 24 घंटे में 15 लाख सर्टिफिकेट डाउनलोड हुए हैं, 10 लाख मिस कॉल मिले हैं, 10 लाख मिस कॉल। ये है आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सच्ची तस्वीर, सच्चाई की दबी हुई आवाजें जो हमारे अभियान के जरिए बुलंद होकर सामने आ रही हैं। और नीचे फिर ये जो लिखा हुआ है वोटचोरी.in ईसी डिमांड पर जाएं या 96500342 पर मिस कॉल करें, वोट चोरी का एक भी मामला छूटने न पाए। अपना समर्थन बरकरार रखें और ये संदेश जन जन तक फैलाएं। आइए मिलकर लोकतंत्र बचाएं। ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है। 24 घंटा, क्योंकि परसों शुरू हुआ था और ये कल जब 24 घंटा हुआ है तब तक का सिर्फ डेटा है। 15 लाख सर्टिफिकेट डाउनलोड और 10 लाख मिस कॉल। भाव
नहीं, ये अभी गोदी मीडिया इसमें से अभी इसका जवाब देगी। ये 15 लाख मिस कॉल जो सारे पाकिस्तान से आए थे और 15 लाख जो डाउन हो गया, चाइना में डाउन हो गए, भारत में नहीं। क्योंकि भारतीय होने का टैग सिर्फ इन पामिलियन एंकरियों ने लेके रखा है, भारतीय होने का टैग, और चुनाव आयोग ने। आशीष, ये जन आंदोलन ही इस देश को सुधार पाएगा। हाँ, मैं न्यायपालिका से मेरे को कोई उम्मीद नहीं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। जब रिटायर्ड होने के बाद, जब भगवान को पूछ के डिसीजंस होते हैं, और रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा का लॉलीपॉप लेके जो चाहे मन में डिसीजन देते हैं, पार्टी के स्पोक्स पर्सन हाई कोर्ट के जज बनते हैं, इसके बाद अब कुछ बचा नहीं। यहाँ एक गांधी की जरूरत है, यहाँ एक जयप्रकाश नारायण की जरूरत है। ये जरूरत है अभी देश को, और इन्हीं में से कोई निकलेगा। मैं राहुल गांधी को गांधी नहीं मान रहा हूं, बड़ा क्लियर कर दूं अंध भक्तों को। महात्मा गांधी और राहुल गांधी में बहुत फर्क है। अच्छा, अगर ये कह दे भाऊ कि एक भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की भी जरूरत है, तो कहीं देशद्रोह तो नहीं मैं कर रहा हूँ? नहीं, फिर तो आपके ऊपर तुरंत केस लग जाएगा कि आप किसी की कुछ हिंसा के लिए लोगों को उस्का रहे हैं। आज के डेट में भगत सिंह, आजाद, ये जो है बटुशंकर, ये सारे नाम लेने का अधिकार सिर्फ बीजेपी वालों को। वो लेते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप मुझे खून दो मैं आपको आजादी दूंगा, ये सारे डायलॉग बोलने के अधिकार उनके हैं। यदि हम बोले तो हम हिंसा फैला रहे हैं, हम लोकतंत्र में मतलब ये कर रहे हैं, लोकतंत्र को उड़ा रहे हैं, हम पाकिस्तान और चाइना के हाथ में खेल रहे हैं। आपने भगत सिंह का कैसा नाम लिया, ये तो हमारी ये है, लेकिन आज भगत सिंह होते तो कसम खुदा की ये क्या करते। आज आजाद होते तो खुद को नहीं उड़ाते, दो चार को लेके उड़ते। नेताजी सुभाष चंद्र होते तो बोलते पहले इनका खून निकालो, हाँ, मैं तुमको आजादी दूंगा। हाँ, बोलते। महात्मा गांधी मौन धारण करते। इतनी इन्होंने मतलब इतना सत्ता का लालच, और उसके लिए चुनाव आयोग का जो दुरुपयोग किया इन्होंने, जगह जगह दिख रहा है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है पूरे इंडिया में, मैं उसके आगे जाके कहता हूं एक बूथ नहीं है, वोटिंग बूथ इस देश में, जहां डुप्लीकेशन ऑफ वोटर नहीं है, जहां फर्जी वोटर नहीं। और उसके बाद SIR, इंटेंसिव। अरे उस इंटेंसिव शब्द डिक्शनरी से भाग जाएगा। यदि आपने जो किया वो इंटेंसिव है, ये इंटेंसिव नहीं था, ये बीजेपी के लिए इंसेंटिव था। और इंटेंशनल था, इंटेंशनल। हाँ, इंटेंशनल इंसेंटिव सर्वे फॉर बीजेपी, बीजेपी को इंसेंटिव देने की। अब देखिए, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट इन सबूतों को गलती मान ले तो फिर भाई सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग तो बहुत अदने से आदमी हैं, मान सकता है सुप्रीम कोर्ट की हाँ छोटी मोटी गलती जाए तो ज्ञानेश कुमार करते रहो, लगातार ऐसे ही करते रहो, छोटी गलतियां करते रहो, बड़ी मत करना, क्योंकि ये इतनी गलतियां छोटी में आती हैं। नहीं तो बिहार से सबूतों का जखीरा, अब सबूत नहीं है, सबूतों का जखीरा वहां से आता है। और यहाँ तक कि गोदी मीडिया भाऊ, उसने आज दिखा दिया, एक गांव है अररिया में, वहां उस अररिया में गांव है बैजनाथपुर, उस गांव मतलब एक वार्ड, सिंगल वार्ड की पड़ताल आई है। आप उस पड़ताल को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मैंने देखा एक वार्ड में 14 जो है मुर्दे मतदाता सूची में, और जिंदा जो लोग हैं दर्जनों जिंदा लोग, वो अपना दस्तावेज डॉक्यूमेंट लेकर के घूम रहे हैं यहाँ से वहां, पता ही नहीं है जाए तो जाए कहाँ। मजदूरी छोड़ करके, स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें इमोशन आपको
मतलब वो देखिए, दिखेगा, चुनाव गोली छोड़ चुनाव आयोग को नोबेल प्राइज देना चाहिए आशीष, नोबेल प्राइज। उसका कारण है, साइंस में उन्होंने वो करके दिखाया जिसके लिए इंसान तरस रहा है सैकड़ों सालों से, जीवित होना, पुनर्जीवित करना। मरे हुए इंसान की अंतिम संस्कार होने के बाद भी उसको जीवित करने की कला सिर्फ ज्ञानेश कुमार के पास है। उन्हें नोबेल मिलना चाहिए साइंस, वही कर सकते हैं। चुनाव आयोग अब सिर्फ आपकी नागरिकता तय नहीं करेगी, चुनाव आयोग आप जीवित है कि नहीं ये भी तय करेगा। कब आपको मृत के कोटे में डाल देगा पता नहीं। आप चक्कर काटते रहोगे अदालतों के ये बताने के लिए कि मैं स्वर्गीय अशोक वानखड़े मरा नहीं, ये बताने के लिए आप कोर्ट के चक्कर काटोगे। ये ताकत है ज्ञानेश कुमार की। मतलब इतना बढ़िया, इतना बड़ा एक हमारे देश में हमने देखा कि इतना बड़ा साइंटिस्ट है और चुनाव आयोग में उसको अपन ने गल दिया। उनको तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मंत्री बना देना चाहिए। नहीं, मैं अब इस कार्यक्रम में मिड डे मुद्दा अभी खत्म करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे सबूतों के बाद भी अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णायक, मतलब बिल्कुल फाइनल कंक्रीट फैसला नहीं दिया, फिर तारीफ मुझे आशा नहीं है आशीष जी। मैं समस्त दर्शकों से माफी मांगता हूं। मैं बहुत आशावादी इंसान हूं, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं, लेकिन मैं इतना भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं कि थाली में गिरी हुई मक्खी को लहसुन समझूं या प्याज समझूं। उसको मुझे मक्खी समझ के फेंकना ही होगा। तो न्यायपालिका से जिस हिसाब से हियरिंग चल रही है, न्यायपालिका ने कहा था हमको 15 नाम दे दीजिए। वो जो एक वार्ड में आपको 15 नाम मिल गए, एक वार्ड में क्या एसआईआर रद्द कर देगा चुनाव आयोग? नहीं करेगा, क्योंकि सबका भविष्य उस पे अटका हुआ है। उसी उस पे बीजेपी का भविष्य है। बीजेपी के भविष्य के साथ हमारे जो सिटिंग जजेस है उनका अपना भविष्य अटका हुआ है। एक आदि होता है वो जैसे, या जस्टिस भूषण गवई जैसे, जो बोलते कि भैया मैं रिटायर्ड जिस दिन हो जाऊंगा एक दिन में बंगला छोड़ दूंगा और उसके बाद किसी पोस्ट पे नहीं रहूंगा। ऐसे बोलने वाले कितने लोग हैं? सारे जजेस डिक्लेरेशन दे दे कि हम निवृत्त होने के बाद किसी भी पोस्ट पे नहीं जाए। हर एक को रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं जगह देनी चाहिए, कुछ ना कुछ पोस्ट चाहिए। गवर्नर पद नहीं मिला तो राज्यसभा नहीं मिली तो कहीं तो एडजस्ट हो जाएंगे। क्या करें? तब तो फिर एडजस्टमेंट में ही लोकतंत्र भी चला गया। एडजस्टमेंट के भरोसे इंतजार कर लेते हैं तो 4 घंटा पता चल जाएगा, क्योंकि अब सबूतों भरमार है। और हालांकि इसलिए भी जो नाउम्मीदी के बाद भाव ने किया, उसके पीछे ऐसा नहीं बेवजह है, वो उसके पीछे ठोस वजह है। आपने बहुत स्वतः संज्ञान देखा होगा, लेकिन 1,250,000 सबूत रख दिए। 1,250,000 मतदाता मतलब 1,250,000 सबूत राहुल ने रखा। बैठ के ज्ञानेश कुमार एफिडेविट मांग रहा है, वो आदमी सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान नहीं आ रहा है। तो जब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है फैसला और फैक्ट चेक के नाम से रोज सोशल मीडिया में गंद परोस रहे हैं। चुनाव आयोग बोल रहा है फैक्ट चेक। फैक्ट चेक क्या है? 0 नंबर पे इतने घर क्यों है, 00 पे घर क्यों है, 000 पे घर क्यों है? उसका रिप्लाई क्या दिया? राहुल गांधी ने एफिडेविट नहीं दिया इसलिए हम नहीं मानते। अरे तुम्हारे नहीं मानने से क्या होगा? तुम्हारी दी हुई सूची में है, अपने गरेबान में झांक के देखो। ये वो राजा है चुनाव आयोग जिसको एकदम महीन, बिल्कुल लाइट कपड़ा पहनना था जन्मदिन के दिन। सारे दुनिया का सिल्क और क्या क्या मलमल लाया। कोई भी कपड़ा पहनता तो बोलता था ना थोड़ा सा हेवी हो गया। पूरा राज्य रुका हुआ है कि साहब का जन्मदिन, साहब बाहर निकलेंगे हाथी में बैठ के, लोग घोषणाएं देंगे, राजा का चेहरा देखेंगे, बधाई देंगे। आखिरकार जब टाइम आया तो उनका एक सरदार था, वो जरा इंटेलिजेंट था, वो गया,
बोले साहब मैं लाया हूं कपड़ा, बहुत, चलो। उसको पूरा नंगा किया राजा को, हवा में ऐसा हाथ कपड़ा पहनाया। बोले फील हो रहा क्या? बोले यार बिल्कुल ही फील नहीं हो रहा है। बोला इतना लाइट है। राजा नंगा जाके हाथी पे बैठ गया। राजा को नंगा कौन बोलेगा? राजा है वो। एक बच्चे ने अपने माँ को कहा कि अरे मैं नंगा घूमता हूं तो मुझे मारती है, तो राजा ही नंगा घूम रहा है। राजा ने सुना, धीरे से महुअत को पूछा जो हाथी पे बैठा था, मैं नंगा हूं क्या? बोले नहीं नहीं साहब, आपका कपड़ा बहुत अच्छा है, उसमें से थोड़ा सा दिख रहा है। तो ये हमारा राजा है। सत्ता पक्ष ने उसको वो कपड़ा पहना दिया है। अब वो सब नंगा है करके सारी दुनिया कह रही है, और जब ज्यादा बात हो गई तो कहता है हाँ कपड़ा बहुत बेहतरीन है, थोड़ा बहुत इधर उधर दिख गया होगा, छोटा मोटा। ये सर्वोच्च न्यायालय को उस नीरस बालक की भूमिका निभानी होगी और बोलना होगा नंगा है तू, चल उठ कपड़े पहन के आ। एक काम उसको करना होगा। देखते हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, न हमारी डेमोक्रेसी के पास ज्यादा वक्त है और न हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा वक्त है, दोनों के पास नहीं है वक्त। ये अगर लड़ाई है, सुप्रीम ये कोर्ट, लड़ाई किसी राजनीतिक दल की नहीं है। ये हाँ, कांग्रेस इंडिया गठबंधन की लड़ाई नहीं है। ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। यदि आपका वोट का अधिकार है तो एक वोट एक अधिकार। आपके नाम से 4 लोग वोट दे रहे होंगे तो ये आपके साथ छलावा है। ये लड़ाई तो बाबा आपका साहब की आपका सभी बाबा साहेब आम्बेडकर की लड़ाई है ये। यदि संविधान में बाबा विश्वास साहब, रखते हैं और आपको दिए हुए क्योंकि अधिकारों का आपको रक्षा करनी है तो आज उतरना होगा, एक बात सड़क पे देश उतरना होगा। समझ ले, आखिरी में एक लाइन बस कहूंगा, कोई भी अधिकार छीना जाता है तो जो कुलीन वर्ग होता है समाज का, वो अपना अधिकार अपनी जेब में रख लेता है, उसका नहीं कोई छीन हाँ, सकता, सत्ता भी नहीं छीन पाती है, क्योंकि वो कुलीन है, वो ताकतवर है, वो समाज में प्रतिष्ठित है। और ये इस श्रेणी में भारत में वो मनुवादी श्रेणी आती है, जिसमें सवर्ण, जिनको हम लोग कहते आते हैं, वो अपना हक ले लेगा, वो ले ही लेगा किसी न किसी तरीके से। कौन? जिसको बाबा साहब ने दिया था ना, जिनके पास हक नहीं था, मटका और झाड़ू, उनको जो हक दिया था उन्हीं का छीना जाए, उन्हीं का छीना जाए। इसीलिए कह रहे मतदान हैं के कि हक, बाबा साहब, जब मतदान का हक छीना जाएगा तो आपके अधिकार छीने जाएंगे। अधिकार के साथ साथ मटके का पुनर्जन्म होगा। हाँ, हम उसी की मटका तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, धन्यवाद। ये कार्यक्रम यही रोकते हैं क्योंकि और विषय हैं आज बहुत सारे, हम फिर आते हैं थोड़ी देर में। धन्यवाद भाऊ, नमस्कार। बिल्कुल, नमस्कार।